अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करासत। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। खबर आ गई है, रोहित हलाल कमेटी ने इस बारी ज़रा वक्त से बता दिया है सबको कि कल ईद नहीं है और अब इंशाल्लाह हफ्ते के दिन ईद है। कल 30वां रोज़ा होगा पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, इन ममालिक में, कतर वगैरह में ईद हो गई है। यानी कल आज वहाँ पे चांद रात है और कल वहाँ पे ईद का दिन है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब के लिए अच्छी करे ईद। और जिन्होंने इस महीने में बातें की हैं, रोज़े रखे हैं, अल्लाह ताला उनकी बातें भी कबूल करे और तमाम के कुछ दर्जात भी बुलंद करे, हर तरीके से, दीन भी और दुनिया भी, दोनों तरीक़ों से। अब चीफ़ जस्टिस आज काफ़ी गुस्से में भी थे और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी मुझे लगे। और जिस तरह के उन्होंने अहकामात दिए, उन्होंने कहा कि जी 4 बजे तक आप लोग मुज़ाकरात करके आ जाए, तमाम सियासी जमातों को उन्होंने कहा। तो आज मुझे एहसास हो रहा था कि इलेक्शन कमीशन तो ख़त्म हो गया, इलेक्शन कमीशन का तो अब कोई काम ही नहीं रहा। बल्कि मेरी मंसूर अली ख़ान से बात हो रही थी, एंकर हैं समा टेलीविज़न के, उनको मैं कह रहा था कि मैं अगर इलेक्शन होता चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर तो मैं पूरे अमले के साथ जाके वहाँ पे इस्तीफ़ा दे देता कि आपने एक आइनी इदारे को रिडंडेंट कर दिया। जनाब चीफ़ जस्टिस साहब, तो अब हमारी ज़रूरत नहीं है, हम क्यों नेशनल एक्सचेकर पे हम बोझ बने। तो मंसूर अली ख़ान ने कहा कि शुक्र है आप नहीं है, वरना आपने वाकई इस तरह की कोई हरकत कर देनी थी। लेकिन आप देख लें कि कितनी बड़ी हमने एक कुर्बानी कर दी, एक आइनी इदारे को हमने ज़ीरो कर दिया, रिडंडेंट कर दिया। बहरहाल मौलाना फजल रहमान तो पहले ही नहीं शामिल हो रहे थे, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी आज कह दिया कि गन पॉइंट पर तो हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो गन पॉइंट पर तो अब ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इसका मतलब 27 को जब मिलेंगे तो या तो चीफ़ जस्टिस को कोई बीच के रास्ते पे आना पड़ेगा, जिस तरह उन्होंने कल खुद फरमाया था कि गुंजाइश निकालेंगे। अब मुझे नहीं पता कि आइन के मामलात में गुंजाइश कैसे निकाली जाती है, लेकिन वो चीफ़ जस्टिस से निकाल लेंगे या फिर किसी एक को या 2-3 लोगों को बलि चढ़ना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो फिर चल सो चल। लेकिन फ़िलहाल मुझे अभी तक इलेक्शंस होते नज़र नहीं आते। अब ईद के बाद जब हम आएंगे तो 16 या 17 दिन रह जाएंगे इलेक्शन की तारीख़ में, तो 17 दिन में तो बैलेट पेपर्स भी प्रिंट नहीं हो सकते, कुछ इसका कि बाकी के मामलात हो जाएँ। तो ये तो आगे जानी है डेट। अब कितनी आगे जानी है, मुझे ये पता चला है कि ये जो तमाम जमातें हैं इनके 2 हफ्ते से ताल्लुक़ चल रहा है और इनकी बातचीत चल रही है, और नून लीग की भी, पीटीआई की भी, जेयूआई की भी और पीपल्स पार्टी की भी। और यानी ये लोग मेंटली, पीटीआई वाले तैयार हैं कि अगर सितंबर या अक्टूबर तक इलेक्शंस हो जाएं और अगर उसकी इन राइटिंग गारंटी दे दे हुकूमत। लेकिन हुकूमत इस वक्त गारंटी देने के मूड में है नहीं। वो कहते हैं बजट के बाद फिर देखेंगे कि क्या होना है और क्या करना है। तो लगता ही है कि ये मामला उलझता जा रहा है और ईद भी कुछ लोग बेचैनी में गुजारेंगे, जोड़ तोड़ में गुजारेंगे, किसी तरह एक दूसरे को अप्रोच करने में गुजारेंगे। ये ईद भी पता नहीं पाकिस्तानियों पे कैसी गुजरेगी। अल्लाह ताला खैर रखे। मुझे ज्वाइन किया मुजम्मिल सोहरवर्दी ने, राजा यासिर हुमायूं ने और कैसर अहमद शेख ने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राज साहब ये बताएं कि क्या देख रहे हैं 27 को क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं तो मुझे फ्रैंकली कुछ बेहतर होता नज़र नहीं आ रहा। और यानी पीटीआई के हक में नहीं, मुल्क के हक में। अच्छा, क्योंकि पीटीआई ही मुल्क है ना आप लोगों के लिए, तो बाकी तो कोई आई नहीं उसमें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ऐसी बात है। अच्छा। मुल्क में सब लोग शामिल हैं ऑब्वियसली, माशाल्लाह। और बेसिकली कल मैं एक प्रोग्राम में कह रहा था कि देखें, अगर आइन आप चाहते हैं कि मुल्क आइन के मुताबिक चले, और जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटर्न होता है ना, तो फिर सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन होता है। आपकी पार्लियामेंट सुप्रीम उस सूरत में होती है अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो आपने उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा रोल है, उसको फ्रेम करने में, अप्रूव कराने में, सारी पार्टीज़ का कंसेंसस बनाने में, अगर उस पर मुल्क को चलाना है तो उस वक्त ये एनविजन कर लेते कि अगर कभी सूबाई के इलेक्शन ललादा हो गए तो क्या होगा। अगर नहीं किया था तो अब करना चाहते हैं तो ठीक है। मेरा ख्याल है इस पॉइंट पे हम भी शायद विलिंग हों कि बैठ के कोई अमेंडमेंट कर लें उसमें, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें चलना आइन के मुताबिक चाहिए और उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। और वो तो चीफ जस्टिस ने जो 2-4 बातें की हैं और पिछले चंद महीने में जो हुआ है, जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट ने भी किया, क्या वो आइन के मुताबिक था? देखिए, आई एम नो रमजान का महीना है। नहीं, आई एम नो वन टू कमेंट के, नहीं आप बोल रहे हैं, आपको मैं तो आपकी राय ले रहा हूँ।
नहीं देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब आइन के मुताबिक कोई भी नहीं चल रहा होता ना, फिर चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं सभी। फिर उसका सुप्रीम कोर्ट का काम तो सिर्फ इंटरप्रिटेशन है आइन की, उसका तो ये काम ही नहीं है कि उस खुद कोई गाइड करे। पार्लियामेंट ही उसमें चेंज कर सकती है। मैं सिर्फ हमें अक्सर वो इल्ज़ाम यही लगाते हैं जब आइन की बात हो कि जी आपके स्पीकर ने भी आइन तोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट किया और ये कहा कि आपकी गलत अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर हमने मान लिया ना, मतलब और क्या करते। मुजम्मिल साहब, मौलाना फजल रहमान ने तो आज वाज़ेह कर दिया है कि हम इंसाफ को तस्लीम करेंगे हथौड़े के लिए, बल्कि वो कहते हैं आपके हथौड़े को तस्लीम नहीं करेंगे। और साथ ही ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये भी वाज़ेह करे कि वो अदालत है या पंचायत, और यानी मौलाना तो मुज़ाकरात कर नहीं रहे, तो ये मामलात कैसे हल होंगे? ये मरीम नवाज़ ने भी ट्वीट किया कि क्यों कोई मुज़ाकरात नहीं। बिलावल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि गन पॉइंट पर मुज़ाकरात, और बड़ी धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, 4 बजे का जो टाइम था, 4 बजे तक सब ने अपना फ़ैसला मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ दे दिया था। हालांकि जो फिर चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर रिलीज़ किया, उसमें लिखा है कि उन्हें बताया गया है कि सब लीडर्स चूँकि ईद की छुट्टियों के लिए चले गए हैं, लिहाजा सब लीडर्स की मुलाकात 26 तारीख को तय हो गई है, तो 26 तारीख को मुज़ाकरात होंगे, तो इसलिए मैं तारीख 27 रख रहा हूँ। और मुझे भी वो कोर्ट का ऑर्डर देख के बड़ी हैरानी। तो ये कैसे पता है कि एक ही दिन में मामला तय हो जाएंगे सारे? मुझे नहीं पता। मैंने जो कोर्ट ऑर्डर पढ़ा बंदयाल साहब का आज की हेयरिंग का, जिसमें उन्होंने लिखा कि सिराजुल हक साहब ने मुझे ये कहा, ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये कहा, कमर जमान कायरा साहब ने ये कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उन्होंने सबका एक एक पैरा लिखा है उस ऑर्डर में कि, और कहा कि सब जो हैं वो मुज़ाकरात के हक़ में हैं। तो फिर मैंने 4 बजे तक का मुज़ाकरात के लिए वक्त दिया, लेकिन फिर चैम्बर में मुझे अटॉर्नी जनरल और फ़ारूक नाइक मिले और उन्होंने कहा कि ईद की वजह से सब लीडर्स अपने अपने इलाकों में ईद करने चले गए हैं, तो अब कोई मुलाकात मुमकिन नहीं है, तो ये ईद के बाद 26 तक मुलाकात होगी, तो इसलिए हम 27 तारीख डाल रहे हैं। ये चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं वो चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखती। या तो मेरा ख्याल है चीफ साहब के चैम्बर में टीवी नहीं लगा हुआ और वो बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंसें नहीं देखते, और उनको नहीं वो देखते हैं अपना। उन्होंने परसों अपना अदालत में ये भी तो कहा था कि एक सीनियर वजीर ने कहा कि जी अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे। मेरा ख्याल है वो शायद उन्हें कोई पीटीआई वाले किसी ने बता दिया। उन्होंने कहा मैंने टीवी पे खुद देखा है। तो फिर आज उन्होंने टीवी पे मौलाना फजल रहमान और बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं देख ली कि कोई मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहा, और उन्होंने ऑर्डर में लिखा दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज का ऑर्डर है ये भी पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक स्या ऑर्डर होगा। ये काम सुप्रीम कोर्ट का है ही नहीं कि वो मुज़ाकरात करवाए सियासी जमातों के दरमियान। अगर हम इस बात के ख़िलाफ़ हैं कि फ़ौज का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए, अगर हम इस बात के ख़िलाफ़ हैं कि आर्मी चीफ को सियासी जमातों के दरमियान रेफरी का किरदार नहीं अदा करना चाहिए, मुज़ाकरात नहीं कराने चाहिए, तो हमें इस बात के भी ख़िलाफ़ होना चाहिए कि ये काम चीफ जस्टिस को भी नहीं करना चाहिए। हमें इस बात के भी ख़िलाफ़ होना चाहिए, अगर हम ये समझते हैं कि आर्मी चीफ़ का ये काम करना आइन के ख़िलाफ़ हलफ की ख़िलाफ़ वर्जी है, तो फिर चीफ जस्टिस का ये काम करना भी हलफ की ख़िलाफ़ वर्जी है। चाहे वो कुर्सी काजी पर बैठ कर ये काम करें या चैम्बर में बैठ के काम करें, दोनों तरह ये काम आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है और उनका ये मैंडेट नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपको अगर शहबाज शरीफ साहब में थोड़ी सी भी यानी अगर उनको कुछ समझ आ जाए तो वो आपको मरियम औरंगजेब की जगह रख ले, क्योंकि आप उनसे बहुत बेहतर अपना नरेट कर रहे हैं। नहीं, मैं तो एक स्टेट आप एग्री करेंगे? नहीं, यासिर साहब, मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ? नहीं, आप तो मैं तो सलाम पेश कर रहा हूँ। पहली बारी मुझे यानी ये मौका भी अच्छा लगा क्या ये वाला। देखे ना, चीफ जस्टिस साहब ने 14 मई को इंतखाबात का हुक्म दिया। उनको अपने हुक्म तक महदूद रहना चाहिए। उनका हुक्म नहीं माना जा रहा, उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस देना चाहिए। ये पंचायत सुलह मुज़ाकरात, मतलब अगर ये बात 90 दिन की आइन में लिखी हुई है, तो फिर ये बात कोई जज भी कैसे कह सकता है कि हमारे पास इख्तियार है कि हम 90 दिन से आगे चले जाएं? भाई अगर ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास नहीं है, ये इख्तियार आइन में दिया ही नहीं किसी को, तो फिर किसी 3 रुकनी बेंच के पास ये इख्तियार कैसे हो सकता है कि वो तारीख आगे पीछे कर ले? क्योंकि यहाँ तो तारीख 90 दिन की कोर्ट की पोजीशन ये होनी चाहिए कि 90 दिन लिखा हुआ है, ना हम आगे जा सकते हैं ना आप आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर बेंच ये कह दे कि हमारे पास ये इख्तियार है, तो फिर आपके पास तो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का इख्तियार है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने, आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास आइन को रीराइट करने का इख्तियार है
और हम बतौर 3 रुकनी बेंच आइन को रीराइट कर सकते हैं। ये काम पार्लियामेंट भी नहीं कर सकती, सियासी जमातें भी नहीं कर सकती। हमसे अंगूठा लगवा लें तो आइन में तरमीम कर लें। तो मैं तो नहीं समझता कि किसी 3 रुकनी बेंच के पास रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर सकता है तारीख आगे पीछे। क्योंकि फिर तो सिराजुल हक ठीक कह रहे हैं कि अगर 90 दिन से बात 125 दिन पे आ गई है तो 225 दिन पे भी आ सकती है। बात जब 91st डे पे सुप्रीम कोर्ट ले गया है और उसने तारीख 90 दिन से आगे कर दिया है, फिर कितनी आगे और अच्छा, कितनी मेरा पीछे तो सवाल बड़ा सिंपल है कैसर शेख साहब के पंजाब में चलें सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है वो जैसे राजा साहब ने कहा ना कि जी हमें माननी पड़ेगी, चले मान लेते हैं। तो ये जो सेम यार्डस्टिक है ये केपीके में क्यों नहीं अप्लाई हो रही? वहां पे 90 दिन कब होंगे खत्म? वहां कैलेंडर नहीं है केपीके में। ये आपने असल बात तो यही कर दी ना। देखिए ना, दो असम्बलियां टूटी थी। एक में 90 तो खैर दिन क्या, अभी तो 205 दिन की सिराजुल हक साहब बात कर रहे हैं, और दूसरी जगह तो पता ही कोई नहीं है केपीके में क्या हो रहा है। तो असल में जब से हमने ये सियासी मामलात अदालतों में ले जाने शुरू कर दिए तो ये तो कोई बात किसी जगह खत्म ही नहीं होगी। आपने खुद ख्यालात सुन लिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुन ली, अभी आपके प्रोग्राम में जो ख्यालात का इजहार किया जा रहा है, हर आदमी की अपनी अपनी ओपिनियन है। हमें सियासी ये क्या, मैं तो इमरान खान साहब की सियासत पे हैरान परेशान हूँ। वो एक साल से तो असेंबली में गए नहीं, हर चीज वो तोड़ के रख दी। कामयाब क्या हुए? क्या वो एक साल से उन्होंने कहा था फौरन हम इलेक्शन करा लेंगे, अब एक साल गुजर गया, फिर उन्होंने अपनी असेंबलियां पंजाब की और केपी की तोड़ दी और अब वो इलेक्शन के पीछे है। कोई मुझे समझ नहीं आती। ये सियासी मामला तो हम सियासी लोग ही कर सकते हैं, बैठ जाइए। सियासत नहीं है बाइकाट कर देना, हट जाना, ये कहना कि हम शामिल नहीं होंगे। सियासत तो नाम है, कोई नहीं। लेकिन शेख साहब एक सच बताऊं आपको मैं, जी अभी क्योंकि रमज़ान ख़त्म नहीं हुआ ना, 30वां रोज़ा चलना है कल, तो सच तो बोलना चाहिए ना, कम से कम इस महीने की हद तक तो बोलना चाहिए ना। मेरे पास आपके 11 टॉप लीडर्स की इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब, मेरे पास टीवी की क्लिप्स मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा है बरमला कि आप लोग ये दोनों असेंबलियाँ तोड़ें, हम सेंटर की असेंबली तोड़ देते और इलेक्शन करवा देते। तो ये तो यकीन दहानी आप लोगों ने की है ना, तो इसमें तो इमरान खान की सियासत गलत नहीं है। आप लोग झूठ बोल गए उससे, बस ये बात है। नहीं, हमने कहा था। देखिए सियासत जब आप कह रहे हैं कि सर हम सारी जो सियासत कर रहे हैं, आपके सामने कोई एक दिन तो दूसरे नहीं, सियासत को झूठ का नाम तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं, झूठ का नाम नहीं है, झूठ का नाम नहीं है, लेकिन मामलात, वाकयात और हालात और टाइमिंग ये आप देख रहे हैं ना कि रोज बयानात। भाई जिस तरह आप लोग इमरान खान के ऊपर एतबार नहीं करते, आप लोगों की कौन सी एक वजह है जिसकी वजह से इमरान खान आप पे एतबार कर ले? चलिए ये बता दें मुझे। मैं तो ये डिस्कस आप भी अपनी बात नहीं पूरी करते, वो भी अपनी बात नहीं, मार्शल लॉ कर लेते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, एक ही बार सबको ठीक कर दे। नहीं, मार्शल लॉ की बात तो छोड़ दें, वो तो पीछे तजर्बे हुए तो कोई कामयाब नहीं हुए। आप लोगों की सियासत में तो लोग मर रहे हैं। ये ठीक बात है कि हमारी सियासत में लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, और इसीलिए हम सियासतदानों को समझना चाहिए ये हमारी जो अपनी लीडरशिप है ना, और जो हमारी फॉलोइंग है, उसमें भी कमी आ रही। मैं जाता हूँ ना अपने हल्के में, तो लोग जो इस सियासत से कोई खुश नहीं है, क्योंकि हम डिलीवर नहीं कर पा रहे ना। सियासतदानों को डिलीवर कर, ये क्या हाल है कि कोई 2 महीने इधर या उधर का मामला है, हम क्यों नहीं बैठते रोज। ये सुप्रीम कोर्ट में जैसे आपने खुद कहा कि इलेक्शन कमीशन तो खत्म हो गया ना, एक आइन नहीं जा रहा है। ये डेटें भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स करनी है, आपस में मिलाना भी सुप्रीम कोर्ट ने है। तो ना तो इसमें कोई इलेक्शन कमीशन का कोई रोल रह गया है, ना ही नेशनल असेंबली या सेनेट का कोई रोल रह गया है। बैठ के जब बात ये कि हम नहीं कर सके, आज की बात नहीं है, मैं 1970 के बात कह रहा हूँ। उस वक्त भी अवामी लीग और पीपल पार्टी में नई बातचीत बन सकी ना, जो हमारा मुल्क 2 लाख हुआ, तो क्या वजह यही थी ना, क्या था प्रॉब्लम। एक और मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई है, सॉरी रईस साहब आपसे कर लेता हूँ ये सवाल। अभी आपने देखा कि राहुल गांधी को जेल भिजवाने के लिए वारंट निकल आए और वो मोदी गवर्नमेंट बड़ा पीछे पड़ी हुई थी उसके। यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि दो यानी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन की दुश्मनी का आलम क्या है, ठीक है ना। और अगर राहुल गांधी आता है तो वो पूरी कोशिश कर लेगा कि मोदी को किसी तरह उड़ा ले, जो भी करना है उसने। लेकिन और भारत आपसे साइज में बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ पे कोई इंटरिम गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं। जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो इलेक्शन करा लेती है। आप लोगों को तो यहाँ एक दूसरे के नामजद उम्मीदवार पे एतबार नहीं है इंटरिम गवर्नमेंट के। कुछ इसका कि आप लोग उनके अंडर इलेक्शन लड़ें या वो आपके अंदर इलेक्शन लड़ें।
किस मुंह से आप लोग एक दूसरे को जमहूरियत पसंद समझते हैं या कहते हैं यार, कि मेरा मतलब है कि वो देख लें वहाँ पे, और वहाँ पे धांधली का कभी नहीं आया, इल्ज़ाम नहीं आया। नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, किसी मुंह से समझने वाली बात ही कोई नहीं। कोई भी जमहूरियत पसंद यहाँ पे, पहले आप आइन की बात कर रहे थे या आइनी इदारों की बात कर रहे थे, जब आइन की सैंक्टिटी रही कोई नहीं तो आइनी इदारे की क्या हैसियत रह गई। तो तमाशा तो हमने बना दिया है मुल्क को, और उसकी वजह जो आप हिंदुस्तान से फ़र्क कह रहे हैं ना, ऑलरेडी लोग तो कहते हैं कि जी एक ही मुल्क था, एक जैसा कल्चर था, तब भी बड़ा फ़र्क था। जो पाकिस्तान में इलाके आए हैं ना, ये तो एक सेमी ट्राइबल कल्चर था यहाँ पे, और जो हिंदुस्तान है, इंडिया प्रॉपर जिसको कहते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे तालीम भी ज़्यादा थी, बंगाल में बहुत ज़्यादा तालीम थी, सिस्टम मतलब उसमें, और ये जो पंजाब KP के जो पाकिस्तान में इलाके शामिल हुए, यहाँ के कल्चर में यूनियनिस्ट बटेरों ने आके सियासत पे कब्जा नहीं ना किया। नहीं, यहाँ पे था ही सेमी ट्राइबल कल्चर ना, तो यूनियनिस्ट पार्टी तो इसलिए थी ना यहाँ पे तो उस तरह डेवलपमेंट हुई भी नहीं थी, और अंग्रेज़ भी सबसे आखिर में यहाँ आए थे। उससे पहले तो बंगाल में तो कब से थे, यहाँ तो टोटल 90-100 साल के करीब हुकूमत की उन्होंने। तो अभी मेरा ख्याल है 51 साल और लगते तो ठीक हो जाती। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बात हो सकती है हुकूमत से। इमरान खान का पैगाम आया है कि हम सिर्फ अदालत के ज़रिए बात करेंगे, इनका तो आपस में एक पेज पे नहीं है लोग। तो नहीं, मेरे ख्याल में मरीम नवाज़ भी कह रही हैं बात नहीं हो सकती। एक बात तो आप समझें कि इमरान खान साहब ने कई दफ़ा, देखें इन दोनों के दरमियान कई दफ़ा बातचीत हुई, लेकिन टूटती तब है जब ये इनकी B क्लास लीडरशिप वापस इमरान खान के पास पहुंचती है और वो वीटो कर देते हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि अगर अब कोई बातचीत होगी भी तो इमरान खान को ख़ुद टेबल पे बैठना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं होगा कि इमरान खान शाह महमूद, असद उमर या फवाद चौधरी या असद कैसर या परवेज़ खटक के ज़रिए कोई मुज़ाकरात करके कोई गोल अचीव कर लें। इस बार तो उन्हें आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान के साथ ख़ुद टेबल पर बैठ के बात करनी पड़ेगी और ख़ुद ही वहाँ बैठ के मुकना पड़ेगा। अगर कि कोई स्टेज मैं समझता हूँ मुज़ाकरात की आई भी, जब सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा, तो कोई भी PTI की B क्लास लीडरशिप के साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं होगा। वो फिर अपनी B क्लास लीडरशिप भेज देंगे। मतलब ऐसी APC का भी क्या फ़ायदा जिसमें सरदार एयाज सादक और शाह महमूद कुरैशी बैठ के बात कर रहे हों और दूसरी तरफ से अकरम दुरानी आ जाएं और उधर से नवीद कमर आ जाएं। बात तो तब ख़त्म होनी है जब आसिफ जरदारी, बिलावल, फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान इकट्ठे बैठ के बात करेंगे तो बात ख़त्म होगी ना। B क्लास सब लेकर वापस चले जाएंगे, अपना अपना लीडर वीटो कर देगा, चेंजेस हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जब तक इमरान खान ख़ुद इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होंगे, और माजी में आप देखें ना जी, नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर बनी गाला भी गए, फिर इनका जब कंटेनर का धरना था, वो कंटेनर से इमरान खान को उठा के प्राइम मिनिस्टर हाउस APC के लिए भी लेकर गए। लेकिन बाद में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा मैंने हाथ नहीं मिलाना, मैंने नहीं मिलना। अब ये कसम इमरान खान को ही तोड़नी है और उन्हें कहना है मैं मिलना हूँ, क्योंकि बंद गली में मैं समझता हूँ कि दिन ब दिन इमरान खान ही जा रहे हैं। दूसरे तो इक़्तिदार में बैठे हैं, यहाँ तो इमरान खान अदलिया के ज़रिए उनको इक़्तिदार से निकाल लें, और अगर वो जुडिशरी के ज़रिए उनको इक़्तिदार से नहीं निकाल सकते तो फिर खुद टेबल पर बैठ के बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना आपको मरियम औरंगजेब साहिबा की जगह होना चाहिए। क्यों मुझे क्या, मैं तो सही बात कर रहा हूँ। नहीं, इमरान खान को बात करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो राजे साहब के साथ हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये आप अगर एज अ गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन बात करें तो बड़ी दिल में उतरेगी, इफेक्टिव बात है। क्या ये जो आपने की है, वो कैसे कह सकते हैं कि हम इमरान खान के साथ बैठेंगे? उनका तो पोजीशन है कि हम नहीं बैठेंगे। नहीं, वो बैठ जाएंगे। आप अगले को पहले पोलाइट होते हैं, फिर अगले से पोलाइटनेस लेते हैं ना, बेसिकली आप ये इंतजार ही करते रहेंगे कि पहले वो करे तो फिर हम होंगे। पहल इमरान खान ने करनी है, ये बात आप समझें। इमरान खान कैसे पहल करेगा शेख साहब? प्रॉब्लम यह है कि पहले लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि जनाब इसको ईद के दिनों में लाडले को तंग ना करो। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि इसको ईद के दिनों में तंग ना करो। यार हमें ये सहूलतें नहीं मिलती, ज़िंदगी भर नहीं मिली। नहीं तो आज बुशरा बीबी की दरखास्त पे 1 लाख जुर्माना भी तो किया। वो क्या दरखास्त थी? वो भी थी कि हमें ईद के दौरान ना पकड़ा जाए, तो उन्होंने 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया कि आप क्या दरखास्त लेके आ गई हैं। अच्छा ये देखिए ना, आधी खबर सुना रहे हैं ना आप भी। उनको जनरल फैज ने एडवाइस नहीं किया था पहले? ये मुझे नहीं पता। बुशरा बीबी को 1 लाख जुर्माना हुआ है आज।
अजहर सदीक उनके एडवोकेट थे, उन्होंने कहा ये क्या कि हमें खदशा है, खदशात पर भी कभी दरखास्त दी जाती है। 1 लाख रुपए जुर्माना किया लाहौर हाई कोर्ट ने। अजहर सदीक ने मरवा दिया लाख रुपया वैसे कौन सा उन्होंने जेब से दे दिया। 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ है आज बुशरा बीबी को। लेकिन शेख साहब ये क्या इतनी मोहब्बत अदालतों को इमरान खान से? ये देखे आप देख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात हुई है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना, ये नुकसान तो इमरान खान को पहुंच रहा है। हम तो बैठे हैं ना हुकूमतों में, और उसके अलावा टाइम हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन अक्टूबर में हो। टाइम पे अब कितना टाइम रह गया? कौन से अक्टूबर में कैसर साहब? अगले हर साल अक्टूबर आता है। अगले साल अक्टूबर में अक्टूबर हमारा देखो, जो हमने कभी इससे इनकार नहीं किया, जो ड्यू है इलेक्शन टाइम पे करवाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन बात मैं ये कह रहा हूँ, अगर जो वक्त गुजर रहा है, हर महीना जो गुजर रहा है, उसमें प्रेशर में तो इमरान खान आ रहे हैं, उनको क्या मिला है? ये सारे जो जितना उन्होंने पिछले 12-14 महीने की सियासत की है, वो सियासत तो यही कर रहे थे कि हम फौरन इलेक्शन करा लेंगे, कुछ रिजल्ट तो नहीं निकला ना। और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। वो आए बैठे और जब तक वो खुद नहीं बैठेंगे ना, अब उन पे कोई भी एतबार करने को, उनकी बातों पे एतबार करने को तैयार नहीं है। और मुज़ाकरात के बगैर कोई चीज हल। लेकिन शेख साहब एक बात तो बताइए, जरा सच बताइएगा कि मैंने सुना नून लीग का टिकट ही कोई नहीं ले रहा। अभी टिकटों का वक्त किधर आया जी? वो इमरान खान ने तो सारी टिकटें बांट भी दी हैं। तो अभी हमारे इलाके में जो टिकटें बांटी है ना, उनमें तो मुझे तो कोई नजर नहीं आता कि वो कैंडिडेट क्या मुकाबला करेंगे। बात ये नहीं, ये तो सिर्फ आप मीडिया वालों को फैलाई हुई बातें हैं। जो भी है यार, मीडिया के ही है ना, हमको बैंकर थोड़ी है, हमें मीडिया वाली बातें ही मिलेंगी ना। ये क्या बात है? आप वक्त देखिएगा ना क्या है पोजीशन ही टिकट ही हमारा लेंगे। इनकी अपनी पार्टी में जो सड़ेबंदी है ना, अभी जो टिकटें बांटी है ना, मैं आपको बताऊं, हर इलाके में 4-4, 5-5 कैंडिडेट थे। एक को टिकट दिए, 4 उसकी मुखालफत कर रहे हैं, 4 हमारी तरफ आ गए। आप अंदाजा नहीं कर रहे कि ये कितना नुकसान पहुंचा है। पॉलिटिकली असेस करें, आप जाके देखें कि इनके धड़े बन गए 4-4, 5। शेख साहब, अब पॉलिटिकल असेसमेंट तो सिर्फ इलेक्शन ही होता है ना, उसके आगे पीछे तो मेरी और आपकी अपनी अपनी गुफ्तगू है। अगर इलेक्शन इतना आसान होता आपके लिए तो आप लोग उसको अवॉइड थोड़ी करते। ये तो मानने वाली बात। मैं कह रहा हूँ डिले करें, मैं मान रहा हूँ डिले करें, लेकिन ये तो ना कहें कि आप पॉपुलर है इसलिए डिले हो रहा है। पॉपुलर तो कोई और है। मुबशर हम डिले कर रहे हैं। अक्टूबर में ड्यू थे इलेक्शन। एक बार भी किसी लीडर ने कहा हो कि हम इलेक्शन अक्टूबर में नेशनल असेंबली के इलेक्शन ड्यू थे, प्रोविंशियल असेंबलीज के नहीं। प्रोविंशियल असेंबली जब अब देखिए ना, इनमें से 90 दिन में कराने थे ना, आज 205 दिन की बातें शुरू हो गई ना। क्या हुआ इनके अपने? अब एक सूबे में पता है राजा साहब, सिराजुल हक साहब ने एक बात बताई, और वो कहते हैं कि मैंने इमरान खान को कहा कि अगर हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे ना, हो सकता है 10 साल के लिए जमहूरियत ही बोरिया बिस्तर गोल हो जाए। तो इमरान खान ने गालिबन उनको इस तरह का जवाब दिया कि उसके बाद तो मेरी उम्र ही नहीं रहेगी 10 साल के बाद। तो उनका फिर मिलना होगा, मिल लो आप। तो आपके ख्याल में क्या होगा? ये तो अब ज़ाहिर मफरूज़े पे मैं क्या बात करूं, लेकिन बात यह है कि अगर आपने मुल्क को आगे लेके जाना है, डेमोक्रेसी को प्रिवेल करना है, तो कोई ना कोई तो एक मुआहदा जो आइन में ही लिखा होता है ना, जिसमें सब एग्री करते हैं। आपने अभी ऑलरेडी कह दिया कि 90 दिन लिखा हुआ था, मैंने पहले भी बात की। अगर उसको चेंज करना है तो फिर भी 2/3 मेजॉरिटी से चेंज होगा। कहीं पे बात जाएगी आगे। हमें अगर ख़ुद भी सियासतदानों को करना है, और कोई सुप्रीम कोर्ट भी, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि जैसे फ़ौज को नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का भी काम सिर्फ इंटरप्रिटेशन है आइन की, उनको वहीं तक महदूद रहना चाहिए। बाकी मुआहदा कराना, बिठाना, ये एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट कहीं पे भी, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में, उसका इतना सा रोल ज़रूर होता है जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाते सियासतदान खुद ही। तो अभी तक तो नहीं है, कहीं से नज़र तो नहीं आ रही मैच्योरिटी मुझे किसी भी कॉर्नर से। मेरे तीनों मेहमान मेरे साथ ही, एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी है यहाँ पे। ब्रेक के बाद हम दोबारा आते हैं, यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। कैसा रहा शेख साहब, आपको इलेक्शन नज़र कब आ रहे हैं? अपनी बात मुझे बता दें। मैं आपको सही कहता हूं कि मुझे लगता है अक्टूबर में कराने इलेक्शन होना ही है, होने भी चाहिए, और ज्यादा इससे आगे
बढ़ते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। अक्टूबर लेकिन 2024 में कि 25 में? 2023 में मुझे ले इसमें मैं और आप शर्त लगाते हैं ऑन एयर, नहीं हो सकते 2023 को इलेक्शन। चलो मैं शर्त नहीं लगा, मैं दूसरी बात यार मैं कह रहा हूँ आपकी पार्टी नहीं करेगी, आपको अपनी पार्टी का तो पता होना चाहिए ना। मेरी पार्टी में तो मैं खुद बड़ा एक्टिव हूं और मुझे तो यही पता है कि हमारी पार्टी इलेक्शन कराना चाहती है। अच्छा चलो इसको आगे एक और बढ़ते हैं। ये जो कुछ हुआ है ना, इससे हर रोज पीटीआई की पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है। मुझे पता है ये जो टिकट बांटे गए ना, इससे कितने जड़ीबंदियां हुई, कितनी इनकी सियासी मुखालफतें हुई, सब आपस में एक दूसरे से लड़ पड़े हैं और इससे बहुत ही माहौल जो जो दिन गुजर रहा है ना, इसमें इनकी पॉपुलैरिटी में फर्क आ रहा है। ये की वजह से कि सियासत नहीं ये कर रहे, इनको चाहिए ही नहीं था कि अभी ये इस वक्त जब तक इलेक्शन श्योर नहीं थे ये टिकट बांटते। सियासी चीजों पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। मैं बहुत अरसे से पॉलिटिक्स में हूँ, 51 ईयर से। पहले मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पॉलिटिक्स करता रहा, 6 मैंने जनरल इलेक्शन कंटेस्ट किए, 7 मंथ कर रहा हूँ। और उस वक्त जब मैं 97 में इलेक्ट हुआ ना, उस वक्त 6 जगह से इमरान खान या 8 जगह से खुद खड़े हुए और 8 जगह से हार गए और मैं इंडिपेंडेंट मैंने इलेक्शन जीता उस वक्त पंजाब में, जब कोई और पार्टी, पीपल पार्टी की भी एक सीट नहीं थी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन तो उस सियासी है जो पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स की वहां पे सूझबूझ का काम है। इससे जो इलाके में इनको नुकसान पहुंच रहा है और जो कुछ इन्होंने 7 साल से सियासत की है, इनको तो कोई कामयाबी नहीं हो रही। इन्होंने थका दिया अपनी पार्टी के, अपने जो इनके वर्कर्स थे और जो इनकी पार्टी के जो ग्रुपिंग थी ना, क्योंकि ये बार बार उनको टाइमिंग दे रहे हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं होती। पॉलिटिक्स तो देखिए ना, अभी मुस्लिम लीग शुरू करेगी, अभी इलेक्शन के नजदीक मुस्लिम लीग शुरू, हमें हमारे लोग तजर्बाकार हैं और हम सियासत करते रहते हैं। अब देखिए लंदन से आ जाएंगे तब तक वो तजुर्बे वाले भाईजान। मुझे तो उसका अंदाजा नहीं है, मेरे ख्याल में उनको आना चाहिए। मैं तो मेरे सजेशन हो तो जरूर मैं उनसे गुजारिश करूंगा तशरीफ लाए, लेकिन बाकी तो उनकी अपना फैसला होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई ने जो सियासत की है ना, जो एक भी कमिटमेंट पूरी नहीं की, जो इन्होंने $3 बिलियन लुटाए हैं ना, वो बहुत बड़ा सवाल होगा। $3 बिलियन, आज हमारे पास डॉलर नहीं है। हम सारा जो मसला हमारा है ना वो यही है कि हमारे पास रिजर्व नहीं है। क्यों हमारे यहाँ महंगाई हुई है, क्यों हमारे यहाँ ये सारा जो लोग सफर कर रहे हैं। $3 अरब 0% पे लुटाए गए हैं। अभी बात खुल के आ रही है ना, किसी भी पीटीआई वाले से पूछ लें कि इसका क्या लॉजिक था और क्यों ये ऐसा किया गया, मुल्क को क्यों तबाही के दाने पे पहुंचाया गया है। और वो जो क्यों ऐसा किया गया राय साहब, क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? किया है, किन लोगों ने किया है, सिर्फ अमीरों को क्यों दिया? मुझे पूछ रहे हैं क्यों किया बताएं जल्दी से बताएं। आप बताएं पहले, आप समझते हैं कि जो कह रहे हैं वो ठीक है? नहीं, अब आप जवाब देंगे, हर चीज का तो मैंने नहीं देना। नहीं, आप दें जरा बेहतर। मैं अब आपका स्पोक्स पर्सन नहीं, पहले था, अब नहीं हूं। सवाल मैं स्टैंडिंग कमेटी में कई बार हो चुका है, सही से क्या मुराद, वो जो फिगर है $3 बिलियन की, इसमें कोई अगर फर्क है देखिए तो मैं बात कर लें फिर। मैं बात कंप्लीट कर ली उन्होंने शेख जी, कर लिया। देखिए शेख साहब अभी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिन ब दिन अनपॉपुलर हो रही है पीटीआई, तो हमें भी उस दिन समझ आ जाएगी जिस दिन ये इलेक्शन कराएंगे कि अब इनको यकीन हो गया इस बात का। क्योंकि अगर वाकई अनपॉपुलर हो रही होती तो फिर इनको ख़तरा क्या था, इलेक्शन कराते, तमाम सूबों में इनकी हुकूमत होती, मज़े से हुकूमत करते। तो ये इनकी अपनी जो बात है, जो इलेक्शन का ना करवाना, इलेक्शन से भागना, इस बात का सबूत है कि आज तक तो गैर मकबूल नहीं हो रही। बाकी टिकट्स की इन्होंने बात की, ऑब्वियसली इनको तो इलेक्शन कराने की इनकी नीयत नहीं है, या इनके टिकट किसी ने लिए नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि मुख्तलिफ़ इलाकों से नून लीग के लोग मेरे से रब्ते में रहते हैं, क्योंकि मैं भी जनरल सेक्रेटरी हूँ पार्टी का, कि हमें टिकट अगर पीटीआई में जगह मिल जाए तो हम आ जाएं। ऑब्वियसली जब कैंडिडेट ज़्यादा हों तो उसका मतलब यही होता है कि आपके पॉपुलैरिटी है पार्टी की। अगर 11 लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं एक सीट से, तो मुझे याद है एक ज़माने में 88 में पीपल्स पार्टी के लोग इसी तरह टिकट के लिए भागते थे बीबी के पीछे। उसके बाद एक वक्त आया कि टिकट लेता ही कोई नहीं था। तो ये तो आपकी गेज है पॉपुलैरिटी की। और मेरा नहीं ख्याल कि जो पीपल्स पार्टी का अभी पीटीआई का कोई कैंडिडेट जो छोड़ के जाएगा, मैं आपकी बात मान रहा हूं, पीटीआई बड़ी पॉपुलर जमात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे चले 3 बिलियन बन गया आगे। क्या 3 बिलियन सर? $3 बिलियन जो आप लोगों ने खर्च कर दिया। किधर लोगों को कर्जा दिया बिलासूद? हाँ जी, क्या बात, 3 बिलियन की क्या बात कर रहे हैं? सॉरी यार, वो देखे कितने गुस्से में है इस वक्त। दोबारा बता दूं जरा, अगर नहीं समझ आई तो। अगर 1 मिनट में समझा दें प्लीज। 580
फैमिलीज को, ये ऑफिशियल बताया मैं बता गया देता है। हूं, बस मुझे ठीक है, समझ जो गए। बात कर रहे हैं मैं बताता हूँ। देखिए समझ गए शेख साहब। एक बस मुबशर साहब आप खुद समझते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री को मूव करने के लिए बिला सूद कर्जे एक पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, उस पॉलिसी में जो भी आ जाए, अगर तो कोई गड़बड़ हुई है कि हैंड पिक पार्टीज हैं कि राजा यासिर को दे दिए या मुबशर को दे दिए, किसी को दे दिए, फिर तो जरूर कार्रवाई करें और पकड़ें उनको। कैसे पकड़े? वो गोगी भाग गई, नहीं, एहसन भाग गया। राजा साहब वो कहते हैं कि उसमें से आपने 1 बिलियन हैस्कॉल को दिया, और आज रजा बाकर साहब जिन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर थे वो आजकल उसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो फिर ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अगर तो ऐसे किया है तो मैं तो ये क्या, मैंने डिफेंड ही नहीं करा किसी करप्ट बंदे को, चाहे वो पीटीआई में था है नहीं था, तो पकड़ सर, ले। एक मिनट हुकूमत में है, बात खत्म हो रही है। हुकूमत में है, नैब इनके पास है और लंबी चौड़ी करप्शन है, और अगर पॉलिसी की खिलाफ वर्जी हुई है तो आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड इट, एज सिंपल एज दैट। मुझे वैसे एक बात पे इस हुकूमत से बड़ी प्रॉब्लम है, ये टीवी पे आके ये बातें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इतनी करप्शन की दास्तानी है, सब कुछ है, केस कोई नहीं बन रहा, नैब में कुछ नहीं किया। नैब के पास अब नैब नैब तो इनकम्बेंट हो गया। आप मेरी बात सुने, जो नैब के नोटिस जारी भी हुए उन पर हाई कोर्ट्स ने क्या कहा इमरान खान को, उनकी तो तामील ही नहीं होती, हाई कोर्ट्स उनकी तामील ही रोक देता है और गिरफ्तारी से भी रोक देता है। देखें तो चेंजेस कौन लाया था? यही गवर्नमेंट लाई थी, लेकिन तब ये तो नहीं पता था कि तफ्तीश भी हाई कोर्ट रोक देगा। तफ्तीश रोकने का तो कानून में मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ प्यार भी है, आप समझें, अदालतों का इमरान खान से ज़मानतों की हद तक। नहीं, वो बहुत प्यार है ज़मानतों की हद तक, और उसमें जब आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को गिरफ्तारी और तफ्तीश दोनों चीज़ों से रोक देते हैं तो आप समझें कि फिर उसके बाद वो कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, मतलब यही इख्तियार अगर, यही रिलीफ अगर शहबाज शरीफ को मिला होता कि वो आशियाना में कहते हैं ना आप गिरफ्तार कर सकते हैं ना तफ्तीश कर सकते हैं, तो क्या होता? नहीं, आज तक किसी मुजरिम को आप मेरी बात समझे ना, अगर यही नवाज शरीफ को रिलीफ मिला, आज तक मिला किसी को? नहीं, अगर यही रिलीफ नवाज शरीफ को मिला होता कि आप एवन फील्ड में, यार उसको तो लंदन भेज दिया यार, जेल से निकाल। किसने? इमरान खान ने ना, अदालत ने भेजा। इमरान खान ने नहीं, ईसीएल से इमरान खान ने नाम निकाला। वो सरकारी हॉस्पिटल में जेर इलाज थे, रिपोर्टें सारी सरकारी थी, और रोज डॉक्टर यास्मीन राशिद बताती थी वो कितने बीमार हैं। वो आपसे लिफाफा लिया हुआ तो उन्होंने, हम क्या कर सकते हैं? अच्छा देखे ना, और वो डॉक्टर यास्मीन राशिद और सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट पर इमरान खान साहब ने फिर एक जलसे में कहा, जिंदगी की गारंटी तो नहीं ना दे सकते। नहीं, उन्होंने कहा मैंने डॉक्टर फैसल महमूद को भी भिजवाया है, उन्होंने मुझे बताया वो बहुत बीमार है। फैसल सुल्तान साहब को इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने डॉक्टर फैसल को भिजवाया, उन्होंने मुझे देख के बताया कि बहुत बीमार है। उसके बाद ईसीएल से नाम निकाला। कोर्ट ने क्या कहा? इन्होंने ईसीएल से नाम निकालते हुए कहा कि जितने का इल्ज़ाम है उतने का बेल बॉन्ड दे दें। ये फैसला इमरान खान की कैबिनेट का था। कोर्ट ने कहा कि पर्सनल स्पेसिफिक नहीं हो सकता। यहाँ तो ये कानून बनाते कि आज के बाद जिसका नाम भी ईसीएल से निकाला जाएगा उसके ऊपर जितने का भी इल्ज़ाम होगा वो पैसे देकर बाहर जा सकता है। ये कौमी असम्बली से वो कानून बनाते या ऑर्डिनेंस बनाते, उसके बाद जिसने भी जाना था वो उस कानून के ताबे होता। इन्होंने बगैर कानून बनाए पर्सनल स्पेसिफिक शर्त रखी, तो उन्होंने कहा ये यकसा निज़ाम इंसाफ के खिलाफ वर्जी है, या सबके लिए बना लें या नवाज शरीफ के लिए भी नहीं हो सकता। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ वैसे, जस्ट फॉर नॉलेज, कि कोई भी कैदी हो अगर वो बीमार हो जाए तो उसको बाहर भेज दिया जाए, किसी और को भेजा जा? तो इमरान खान से पूछना चाहिए, उसने क्यों ईसीएल से निकाला, उसने क्यों अदालत किसी और को जो कनेक्टेड हो? अदालत ने, देखें, अदालत ने हुकूमत की रिपोर्टों पर एक्ट किया, अपने ऊपर से जिम्मेदारी जमानत दी, आपकी रिपोर्टों पर ली। आज जब आपने कहा बहुत बीमार है, जब आपने अस्पताल शिफ्ट किया, जब आपने दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की कि उसकी प्लेटलेट्स गिर गए हैं, आपकी रिपोर्टों पर अदालत ने कहा बीमार है। वो शरीफ मेडिकल सिटी की रिपोर्टों पर नहीं बीमार हुआ, वो सर्विसेज हॉस्पिटल की डॉक्टर यास्मीन राशिद की दस्तखतशुदा रिपोर्टों पर बीमार है। अदालत ने ये तो कहा था ना कि उनकी जिंदगी की गारंटी। तो जब आप जब आप इतनी इतनी बीमारी की रिपोर्टें अदालत के सामने रख देंगे, ये बंदा मर रहा है, आप ही की रिपोर्टों में तो अदालत के की भाई जिंदगी की गारंटी है। उस्मान बुज़दार, यास्मीन राशिद, इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं किया इमरान खान ने? मतलब आप अपने ऊपर से क्यों जिम्मेदारी? पैसे खा लिए थे, रिश्वतें ले ली थी, क्या कर दिया? उस्मान बुज़दार की कोई लेबोरेटरी तो नहीं थी ना जिसमें? नहीं, ये बात चीफ एग्जीक्यूटिव, ये जो आप डॉक्टर्स बुला रहे थे कराची से, वो पंजाब गवर्नमेंट बुला रही थी, नवाज शरीफ तो नहीं बुला रहा था। अच्छा, बाय द वे, उनमें 10 में से 10 डॉक्टर्स का जो बोर्ड था ना यासिर, उनमें सिर्फ एक था
जो ये इसका प्लेटलेट्स का स्पेशलिस्ट था, बाकी वो कार्डियक स्पेशलिस्ट था, कार्डियक सर्जन था, ये तो उनमें उनका ताल्लुक ही नहीं था इस बीमारी से। अच्छा, उस दौर में ना मैंने गवर्नमेंट के एक आदमी से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, उन्होंने कहा जी वो मरियम को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है साथ। तो कानून में जब असल बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कानून में कोई गुंजाइश नहीं है रिटायर हो गए कैदी की कोई कैदी के साथ उसके किसी को शिफ्ट किया जा सके। तो मरियम तो दूसरी जेल में थी, तो उन्होंने कहा जी मरियम को शिफ्ट करना है, मरियम को शिफ्ट। फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करें, मरियम को भी बीमार करके उसी अस्पताल में शिफ्ट करके ये साथ वाले कमरे में रख। इसका मतलब है ये तो फैज हमीद ने करवाया ना। नहीं, मैं क्यों कहूँ फैज हमीद ने कराया, मैं कहूँगा इमरान खान ने कराया, जिसकी गवर्नमेंट थी। इमरान खान से किसने कराया ये मुझे क्या पता। एक्चुअली बेड़ा कर कराया आप लोगों का। मुझे तो लगता है अब आपको वो सही कह रहे थे कि आप उसको पार्टी ज्वाइन करा लें। हाँ, हैं? मैं क्या कह सकता हूँ सर, आप भी चकवाल के यार, तो क्या कहूँ मैं अब आप कम से कम वो देखते होंगे रोज जो किला उन्होंने बनाया वहाँ पे इतने अरबों रुपए का, और सड़कें भी बनी हैं उसके लिए स्पेशल, जिसपे थॉरोफेयर नहीं था, उसका दोनों साइडों पे जालियां भी लगी, जंगले भी लगे, तो देखते होंगे तो आप कहते हो ना असल सियासत तो इसने की है। देखिए नहीं, जो बात ठीक है ना वो ये कि सड़क तो वो तमाम गाँव को जा रही है, सिर्फ पहले नहीं जा रही थी, ये दूसरी हुकूमत आने के बाद जाना शुरू हुई है बाकियों को। नहीं, पहले साइन लगा हुआ था उस पर नो थॉरोफेयर। नहीं, ऐसी बात नहीं। लेट मी करेक्ट इट, जो बात गलत है आपको भी अगर करेक्ट करना पड़े, देखिए वो दुल्ला से लेकर डुडियाल तक सड़क है, और उसमें कुछ जगह पे जहाँ पे जानवर सड़क पे आ जाते थे वहाँ पे ये जाली लगी हुई है, लेकिन कोई ऐसे किसी और को पाबंदी बिल्कुल नहीं थी, ना ही वो सिर्फ किसी एक गाँव को जा रही थी। सीधा फार्म तक जाती है ना? नहीं, सीधा फार्म तक नहीं जाती, सिर्फ एक लिंक रोड है जो फार्म तक। फार्म में गए हैं ना आप? जी मैं गया। आप खुद मुझे बताएं, आपने 200 साल नौकरी की हो, आप बना सकते हैं वो? नहीं, हो सकता है उनकी कोई जायदाद उन्होंने बेच के बना लिया, मुझे तो नहीं पता। जी, मैं अब आपको उनका अगर घर वालों का बैकग्राउंड बताऊंगा ना तो फिर वो ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि इतना हम्बल था, इतना हम्बल बैकग्राउंड। लेकिन जब आप जनरल बनते हैं तो आपको प्लॉट्स वगैरह तो मिलते हैं। नहीं, कितने प्लॉट्स मिलते हैं यार, मुझे भी पता, मैं फौजी का बेटा हूँ यार। तो फिर कितने मिलते हैं? नहीं, इस तरह से मिलते हैं डिफेंस में प्लॉट। आपको ये नहीं होता कि आप 2-2 अरब रुपए की कंस्ट्रक्शन कर लें। इतना बड़ा वो नहीं है यार, बहुत बड़ा, और आप उसमें हर क्रॉकरी वेजवुड की क्रॉकरी है, फर्नीचर सारा बार्क का है, कमाल करते हैं यार। आपने देखा? मैंने यार, आप मुझे क्या समझते हैं? आपके ख्याल नहीं देखा होगा? आपको मुबशर लुकमान ही समझते हैं। बस अब मैं बता रहा हूँ कैसर साहब, किसी भी करप्ट आदमी पे आपकी हुकूमत एक्शन नहीं कर सकी, और यही इस हुकूमत की बहुत बड़ी नालायकी है। ना उसे फाइनेंस ठीक होता है, ना उसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है, ना उसे किसी के ऊपर एक्शन होता है, ना उसको अपनी कारकर्दगी बतानी आती है। मुबशर, आप सच बताइएगा कि इतनी हुकूमतें आई, किसी हुकूमत ने हर एक को कभी 303 निकाला गया, कभी ये ब्यूरोक्रेट को निकाला, किस हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ एक्शन? नहीं, आप लोग तो मुझे लगता है कि करना ही नहीं चाहते, आप लोग तो करना ही नहीं चाहते। कोई भी नहीं करना चाहता। अगर सच आप सुनना चाहते हैं तो पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है। पाकिस्तान में करप्शन किस दौर में कम हुई है? मैं तो खुद एक बात का गवाह हूं, जो करप्शन हो रही है खुल्लम खुल्ला हो रही है, जो हमारे इदारों में हो रही है, कोई भी नहीं करना चाह रहा। ये मैंने अभी $3 बिलियन की मिसाल दी, ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारे पास डॉलर नहीं है इस वक्त, डॉलर की वजह ना होने की वजह से हर आदमी परेशान है। यहाँ रिजर्व नहीं, फ्री 0% पे। चलें सर, छोड़ें, हम लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, लेकिन मैं ईद से एक दिन पहले मैं अब ये बातें करना नहीं चाहता, लोग मजीद डिप्रेस होंगे। लेकिन कैसर अहमद शेख साहब आपका, राजा यासिर हुमायूं आपका, मुजम्मिल सुरवर्दी, आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। अब पाकिस्तान में तो नहीं है, इंशाल्लाह हफ्ते के दिन ईद है पाकिस्तान में, और इस बारी जो हम सारे नमाज़ पढ़ें ईद की, हम ये तो अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हाकिमों को इतनी अकल दे दे कि वो आवाम के लिए और मुल्क के लिए सही फ़ैसले कर सके। क्योंकि अगर आज इस मुल्क में सही फ़ैसले होना शुरू हो जाते हैं और चंद साल तक हम सीधे रास्ते पे चलते हैं, तो ये मुल्क इंशाल्लाह दोबारा बाउंस बैक कर जाएगा। इसको किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं। फ़र्क ये है कि या हमारे पास कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं या हौसले वाले लोग नहीं हैं। और करप्शन का एक बात तो शेख साहब सही कह रहे थे, हम सिर्फ करप्शन को उस वक्त बुरा समझते हैं जब हमारा उसमें अपना हिस्सा ना हो। सोचिएगा इस पर। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।